हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ द प्रिंट की साइट से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा हो सकता है 5 से 7 स्क्वाड्रन SU-57 फाइटर के ले लिए जाएं। खैर, अभी इनिशियल डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है, पर पॉसिबिलिटी को देखा जा रहा है जिसके अंतर्गत 2 स्क्वाड्रन SU-57 के ऑफ द शेल्फ रशिया से ले लिए जाएं और बाकी 3 से 5 स्क्वाड्रन जो है ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएं, उसी फैसिलिटी से जहां से Su-30 MKI मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो इंडिया के पास Su-30 MKI को लेकर पूरा इकोसिस्टम है और रशिया से एक टीम भी आ रही है जो कि यहाँ पर इवैल्यूएशन करेगी कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो इस इवैल्यूएशन के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इन प्लेटफॉर्म्स को इंडिया में बनाया जाना है या नहीं। बाकी अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो होगी उसमें क्या लेवल होगा, क्या परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन होगा, ये सब अभी देखना बाकी है। लेकिन अगर Su-30 MKI जितना भी कंट्रोल हमें SU-57 पर मिल जाता है तो हमारे हिसाब से ये सफिशिएंट होगा। अगर हम इसमें खुद के वेपन्स लगा पाते हैं, हम इसमें खुद का डेटा लिंक लगा पाते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ इनको कनेक्ट कर पाते हैं तो ये हमारे लिए गुड इनफ होगा। बाकी ये चीज़ भी यहाँ पर साफ कर दी गई है कि जो रफाल का एक्विजिशन है वो इससे अलग है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है कि हम बड़े इंपोर्ट्स करने वाले हैं। पहले 114 रफाल और अब 100 के आसपास SU-57 भी नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर लोगों के जेन्युइन क्वेश्चन भी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का क्या होगा, क्योंकि अगर यहाँ हम इतना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो हमारे डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा ज़्यादा बचेगा नहीं, जैसे कि तेजस Mark 2 और AMCA। बाकी दूसरे भी प्रोग्राम्स हैं जैसे कि AWACS का एक्विजिशन हो गया, I-STAR का एक्विजिशन हो गया, ये सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये गवर्नमेंट को फिगर आउट करना पड़ेगा। इतने साल से हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे थे तो ये पाइल अप होती चली गई और अब इतने सारे प्रोक्योरमेंट हमको करने पड़ रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इनके पास होगा या नहीं होगा। ऑल्दो जैसा कि रिक्वायरमेंट के सामने रख रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्लान किया है, क्योंकि अब इन्होंने रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन संख्या को 42 से बढ़ाकर 56 तक पहुंचाने का प्लान किया हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इनके पास पैसा है, क्योंकि मेन डिस्कशन वहीं पर है और लोगों का डर भी यही है कि अगर हम इंपोर्ट करने में ही पैसा लगा देंगे तो हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम्स के जो फंड है वो डिवाइड हो जाएंगे और उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। और इसलिए 2 डिवाइड यहाँ पर आ गया है। दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर सही हैं, दोनों नेशनल इंटरेस्ट के लिए सोच रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहा है, दूसरा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है। हमारे हिसाब से एक पैरेलल अप्रोच चाहिए जहाँ पर दोनों साथ में चलें। तो आपको अभी की रिक्वायरमेंट भी देखनी है और फ्यूचर की भी देखनी है। आज अगर पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि आप वेट कर लीजिए, हमारा तेजस Mark 2 आ जाएगा 5 साल में या आम का आ जाएगा 12-10 साल में, तब हम लड़ेंगे। आपको लड़ना आज ही है। तो आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए पाकिस्तान से लड़ने के लिए। इसलिए जो इम्पोर्ट्स यहाँ पर करे जा रहे हैं हम उसके अगेंस्ट में नहीं हैं, लेकिन हम ये चीज़ भी समझते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में वॉर को सस्टेन करना है और चाइना जैसी कंट्री को काउंटर करना है तो बिना R&D इंफ्रास्ट्रक्चर के, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के आप वॉर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो डोमेस्टिक मिलिट्री कैपेबिलिटी के बिना आप मिलिट्री सुपर पावर बनने का सोच नहीं सकते। इंपोर्ट की आर्मी वॉर सस्टेन नहीं कर सकती। आपको दूसरे का हमेशा मुंह देखना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। तो ये फैक्ट है कि डोमेस्टिक प्रोग्राम्स नेसेसरी हैं और उनको जितना पैसा चाहिए उतना मिलना चाहिए, प्रॉपर फंडिंग उनकी होनी चाहिए और उनको लेकर कमिटमेंट भी होना चाहिए। भले वो आपके रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से पूरा ना कर पाएँ, लेकिन तब भी उनको लेकर कमिटमेंट चाहिए ताकि वो टेक्नोलॉजी फ्यूचर में मैच्योर हो पाए और इकोसिस्टम डेवलप हो पाए। और इसलिए तेजस Mark 2 और AMC जैसे प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। चाइना आज जहाँ पर है वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रोग्राम्स में कमिटमेंट शोकेस किया है। कॉपी करने से लेकर R&D तक वो पहुँचे, फिर R&D से आप मास मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच चुके हैं, जहां पर वो इतने बड़े नंबर में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाकर निकाल रहे हैं। और ये बिना डोमेस्टिक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के नहीं हो सकता। तो आपको R&D में अच्छा खासा पैसा फेंकना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में फेंकना पड़ेगा और फिर प्रोडक्ट्स को खरीदने में लगाना पड़ेगा। तो उससे पैसा हटाकर आप इंपोर्ट्स के बारे में नहीं सोच सकते। आपको ये दोनों काम पैरेलल में करने पड़ेंगे। हम इंपोर्ट्स के कम्प्लीटली अगेंस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि पास्ट में हमने इतनी गलतियाँ करी हैं, डिसीजन मेकिंग में इतना सोए हैं कि आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि अगर हम नहीं लेंगे तो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में हमारा एनिमी एक एडवांटेज की पोजीशन पर होगा और हम उन्हें इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर पाएंगे। ये आंख एयरफोर्स की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुल गई है, इसलिए भागकर रफाल भी लिए जा रहे हैं, SU-57 भी लिए जा रहे हैं। लेकिन जब पहले कहा जा रहा था कि तेजस Mark 2 के प्रोग्राम को समय पर क्लियर कर दो, आमका को लेकर कोई प्रोग्रेस हो जाए, तब फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रही थी। तब प्लानिंग में दशकों बर्बाद किए गए हैं और जब नजर आ गया कि यहाँ पर परेशानी हो सकती है तब तुरंत काम हो रहा है, तुरंत इंपोर्ट्स हो रहा है। और ये चीज हमने सुबह के वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग कितनी पुअर है
और अगर ये फिक्स नहीं होगा तो फ्यूचर में भी परेशानी होगी। और अभी का सोल्यूशन ये है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट है तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर ये उस कॉस्ट पर है कि आप अपने डोमेस्टिक प्रोग्राम को अफेक्ट करते हुए इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी। साथ में रफाल की एक्विजिशन और Su-57 के एक्विजिशन में ये देखना जरूरी है कि यहाँ पर कितने लेवल का परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है, क्या हमारे वेपन्स यहाँ पर लगेंगे या नहीं लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, क्या ये हमारे डेटा लिंक नेटवर्क से कनेक्ट होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फ्यूचर प्रूफिंग शुरुआत से ही नहीं है। और फ्यूचर आप छोड़ दीजिए, इवन प्रेजेंट में आपको इन्हें इस्तेमाल करने में परेशानी आ जाएगी क्योंकि नेटवर्किंग ऑपरेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। ये आपके दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों प्रोग्राम से हमारी ये बड़ी कंसर्न है। अगर इन दोनों को एड्रेस किया जा रहा है तो हमें पर्सनली इन दोनों एक्विजिशन से कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि इनकी रिक्वायरमेंट है। इसलिए ये इंश्योर करना कि ये जल्द से जल्द मिले ये भी ज़रूरी है। पर ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम्स इससे अफेक्ट ना हो, वरना लॉन्ग टर्म में आप मिलिट्री सुपर पावर बनने का सोच भी नहीं सकते। इवन हम यहाँ भी कहेंगे कि जैसे एक्विजिशन के लिए हम प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, वैसे जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट है उसको लेकर भी हमें प्रोएक्टिव काम करना चाहिए। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पर बदलाव आए हैं तो वहाँ पर भी बदलाव चाहिए। तो तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम को जहाँ जहाँ स्पीड अप किया जा सकता है किया जाना चाहिए। सेम चीज़ आमका के प्रोग्राम के लिए भी होनी चाहिए। अभी यही डिसाइड हो रहा है कि बनाएगा कौन इनके प्रोटोटाइप्स को और एयरक्राफ्ट को, तो यहाँ पर भी तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि जो अभी अवेलेबल 4th Gen एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है, ये मॉडर्न एयर कॉम्बैट के लिए फिट नहीं है। और यहाँ पर हम Su-30 MKI को इंक्लूड करके कह रहे हैं। ये थोड़ा आपको कंट्रोवर्शियल लग रहा होगा, लेकिन इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और टेक्निकली आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। वीडियो ऑलरेडी पाइपलाइन में है। इवन हमें 5th जनरेशन फाइटर अभी क्यों चाहिए, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। और वीडियो इसके लिए भी पाइपलाइन में है, जहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि F-35 और Su-57 में क्या डिफरेंसेस हैं। और इवन अगर Su-57 भी लिया जा रहा है तो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, जो कि एयरफोर्स द्वारा भी देखा जा रहा है और इसलिए यहाँ पर डिस्कशन हो रहे हैं। तो हमारा शुरुआत से ये कहना है कि भले ही आप एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करें, लेकिन आपका पूरा कंट्रोल उस प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। F-35 भले ही एक बेटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन अगर अमेरिका आपको उस पर कंट्रोल नहीं देगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जो नेटवर्किंग ऑपरेशंस होने वाले हैं उसमें आप अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ इनको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएंगे। वहीं पर Su-57 के साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन जब तक इस पर और डिटेल्स नहीं आती तब तक हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो ये जो रफाल प्रोक्योरमेंट और Su-57 की प्रोक्योरमेंट की बात कही जा रही है, इससे हमें परेशानी नहीं है करंट इंडियन एयरफोर्स की सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन क्या ये हम सही तरीके से कर रहे हैं, हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और जब इस पर और डिटेल्स निकल कर सामने आएंगी तभी हम इस पर फर्दर बात कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे कुछ कंसर्न्स हैं। अगर वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं तो बिल्कुल हमें ये प्लेटफॉर्म्स प्रोक्योर करने चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।